नमस्कार, रेड माइक की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। बजट आ रहा है और बजट से पहले अर्थशास्त्री कुछ कुछ अपनी बात जरूर कहते हैं, सरकार भी अपनी बात कहती है, अपनी बात सामने रखती है। लेकिन इस सब के बीच में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के चर्चा बहुत आम रहती ही है, जैसे कि बेरोजगारी और महंगाई। अब बेरोजगारी के मुद्दे पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत नौकरियां दी, करोड़ों में नौकरियां दी गई हैं पिछले 10 साल। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा एक सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, उनका इस पर एक मत है। आपका बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर मेहरोत्रा, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस रिपोर्ट के बारे में तो आपको पता ही है इसमें, लेकिन जो दर्शक नहीं जानते हैं, पहले तो अगर आप ये बता दें कि इस रिपोर्ट ने दावा क्या किया और फिर आपके क्या विचार हैं इस रिपोर्ट। इसमें दावा संकेत ये है कि खासतौर से पिछले 4 सालों में 5 सालों में जब से कोविड शुरू हुआ है तब से जबरदस्त तौर से रोजगार की उत्पत्ति हुई है। और ये असलियत में आरबीआई ने फंड किया हुआ एक प्रोजेक्ट है जो एक इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ से जुड़े हुए कुछ लोगों ने किया है और उनका पेपर है, उनका रिपोर्ट है वो और उसी के आधार पे एसबीआई वाले ये दावा कर रहे हैं। और जब वो दावा किया गया, वो इतना सरकारी किस्म का दावा था कि भारत सरकार ने लपक लिया। प्रधानमंत्री ने एकदम से ऐलान कर दिया कि हमने पिछले 4 साल में 8 करोड़ रोजगार पैदा कर दिया। तो कोई भी जो रिस्पेक्टेबल अर्थशास्त्री है उसने इसको तुरंत खारिज कर दिया, क्योंकि सारे आंकड़े ये बता रहे हैं कि इसके इर्द गिर्द भी रोजगार पैदा नहीं हुआ है। तो जैसे जैसे हम चर्चा करेंगे संकेत, वैसे वैसे हम आगे बात करेंगे। जी, तो प्रोफेसर मेहरोत्रा, इसी चीज पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या था उस दावे में जो आपको किन पैमानों पर लगा कि वो सही नहीं है। सबसे पहले तो आंकड़े की बात कर देते हैं कि कितने करोड़ जी, रोजगार का दावा किया गया और वो दावा सही है हाँ। या नहीं। तो ये तो मैंने अभी कहा कि इन्होंने दावा किया है 8 टालने की कोशिश करते हैं, मगर असलियत बिल्कुल उल्टी है, बिल्कुल परे है उससे। क्योंकि अगर आप पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो पुख्ता आंकड़े अब 17-18 से जारी करता रहा है, जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जारी करता रहा है, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की संस्था है और वो सालाना एक सर्वे करता है। और असलियत ये है कि आधार तो उन्होंने भी पीएलएफएस का इस्तेमाल किया है। आरबीआई वालों ने स्वयं काम नहीं किया है, काम उन्होंने ठेके पे दे दिया। और जब ठेके पे आ गई रिपोर्ट तो एसबीआई उसका प्रचलित कर रहा है। खैर, उसको छोड़े, अब वापस आ जाते हैं। तो असलियत यह है कि भ्रमात्मक इन्होंने उसके विश्लेषण और उसके कंक्लूजन्स निकाले हैं। दिक्कत यह है, तो आप जो मानक पूछ रहे थे और मापदंड क्या है, तो वो मैं बता देता हूं। और यह आपके श्रोताओं को समझना आवश्यक इसलिए है कि मूल दिक्कत जो है वो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में ही है संकेत। यानी कि जो एनएसओ के आंकड़े हैं वो मेल नहीं खाते अंतरराष्ट्रीय मानकों से। अब मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि पीएलएफएस में वो एक डेफिनेशन मांगते हैं कि अगर महिला या बच्चा अनपेड फैमिली, जिसको अनपेड फैमिली लेबर पीएलएफएस मानती है, हमेशा से मानती रही है, उसको काम मिल रहा है। तो मतलब उदाहरण के लिए, आप पकौड़ा बना रहे हैं, आप घर पे बना रहे हैं, तो ये पकौड़ा बनाने में आपकी पत्नी और बच्चा मदद कर रहा है। तो पीएलएफएस और एनएसओ मानता है कि ये पकौड़ा बनाने वाला तो कामगार है,
मगर वो जो महिला है वो भी काम करे, हालांकि उसको कुछ नहीं मिलता, एक दमड़ी नहीं मिलती। अच्छा, ये आईएलओ नहीं मानता है, और आईएलओ के आधार पर ही सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जो प्राइवेट सेक्टर की संस्था है और जो बिजनेस सर्विस करती है और एम्प्लॉयमेंट पर सर्विस करती है, वो भी नहीं मानती। तो मोटी बात यह है कि क्योंकि ये अनपेड फैमिली लेबर को मानते हैं, तो इस वजह से बढ़ा चढ़ा करके रोजगार दिखाया जाता है। सिर्फ यही नहीं है, और आगे चलते हैं। तो देखिए, हुआ ये पहली चीज, असलियत में संकेत हमारे श्रोताओं को यह समझना आवश्यक है कि जमीन पर हो क्या रहा था। क्योंकि अगर आप जमीनी स्थिति को नहीं समझेंगे और उसके परिप्रेक्ष्य में ये रोजगार का उत्पन्न होना या न होना, आप क्या उम्मीद करते हैं कि कितना होगा, तब तक नहीं समझेंगे। तो पहली चीज तो ये याद रहे, हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा, ज्यादा नहीं, कुछ नहीं, केवल 8 साल, और फिर थोड़ा सा उसको तुलना करने के लिए 2004 और 14 का पीरियड भी है। अगर वो तुलना नहीं करेंगे तो बात पूरी तरीके से समझ नहीं आएगी। तो मैं कहानी शुरू करता हूं 2004 के बाद, संकेत, जिसमें आपके श्रोता अच्छी तरीके से पूर्ण रूप से समझ जाएं। तो बात यह है कि हमारे देश के विकास के इतिहास में ये 2003-4 से लगभग 14-15 का जो वक्त था, उस दौर में हमारी ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट अत्यंत तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। क्या? लगभग 8%, 7.8% सालाना, जो ऐतिहासिक, मतलब बिल्कुल ऐतिहासिक अप्रत्याशित दर थी। और उस दौर में इसी कारणवश जो गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार हो रहा था, वो लगभग 75 लाख सालाना पैदा हो रहा है। ठीक है संकेत? और जो 75 लाख रोजगार तो हमारे देश के इतिहास में गैर कृषि क्षेत्र में पैदा नहीं हुआ। इस बीच ये भी समझाना जरूरी है, इससे पहले जो मैं बात कर रहा था संकेत, कि एक बहुत बड़ी खामी इस आरबीआई एसबीआई की रिपोर्ट की ये है कि ये लोग और सरकार के अर्थशास्त्री ये मान करके चलते हैं कि अगर कृषि में रोजगार बढ़ रहा है तो वो रोजगार है, जबकि असलियत में वो रोजगार कतई नहीं है, क्योंकि कोई भी आज कृषि में काम नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता, उसका भी बड़ी जल्दी से समझा देता हूं। देखिए, हमेशा से पिछले, मतलब ये कहा जा सकता है कि 1950 से और 2004 तक ये स्थिति निश्चित रूप से ऐसी थी कि बहुत अधिक लोग कृषि पर निर्भर रहे और उनकी संख्या बढ़ती चली गई। ये समझना हमारे श्रोताओं का आवश्यक है। यानी कि एक वाक्य में अंग्रेजी में कहकर के बात खत्म करता हूं कि until 2004 the absolute number of workers in agriculture was rising, even though the share of agriculture in total employment was falling. तो हुआ ये 2004 के बाद, क्योंकि गैर कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ी और ग्रोथ रेट बढ़ी, तो लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों ने कृषि छोड़ा। और ये विकासशील देश के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्थिति है। यही स्थिति होनी चाहिए, तभी एक देश विकास करता है। इसीलिए कहा जाता है कि चीन ने विकास किया, कोरिया ने विकास किया। खुशी की बात अभी इंतजार कर रहे हैं प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा का वीडियो चला गया था जी। प्रोफेसर मेहरोत्रा, आप अपनी बात माफ कर जी। मैं ये कह रहा था, तो उस दौर में हमने गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार 75 लाख सालाना पैदा किया। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है? 4 और 17, माफ करिएगा, 2014 और 17-18 के बीच में वो रोजगार गैर कृषि क्षेत्र में पैदा होना बेइंतहा कम हो गया। कारण बहुत साफ है कि जब मोदी सरकार आई 15-16 में, इन्होंने एक 4 घंटे की नोटिस में नोटबंदी कर दी,
जिसकी वजह से असंगठित क्षेत्र में, गैर कृषि क्षेत्र में, असंगठित क्षेत्र और छोटी इकाइयों पे, एमएसएमई पे भयंकर आघात हुआ। उस भयंकर आघात से रोजगार का भयंकर नुकसान हुआ। तो उसका असर के कुछ आंकड़े बता देता हूं। देखिए 2012 में अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2% थी, तो वो 17-18 में तिगुनी होकर के 6% हो गई। जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, युवा बेरोजगारी दर 6% थी 12 में, वो बढ़ करके 18 में बढ़ करके पहुंच गई 18%, 3 गुना। अब पॉइंट ये है, और ये बात आपके श्रोताओं को शायद स्मरण करना चाहिए कि 17-18 वो साल था हमारे देश के आर्थिक विकास में जब बेरोजगारी ने अपनी चरम सीमा पार कर दी। यानी कि 45 साल में इतनी जबरदस्त बेरोजगारी कभी नहीं हुई थी। ये सरकारी आंकड़े पीएलएफएस ही बता रहा था जब शुरू हुआ। अब जाहिर है जब गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार पैदा नहीं होगा संकेत, तो लोग कृषि छोड़ना धीमा कर रहे हैं या कम, बहुत तेजी से, बहुत कम कर रहे हैं। तो उसका असर ये होता है कि जो रोजगार दर, वेतन दर 12 से पहले, 13 से पहले जो निरंतर बढ़ रही थी, रियल वेजेस की बात कर रहा हूं, नॉमिनल वेजेस की बात नहीं कर रहा, इसीलिए लोग कृषि छोड़ रहे थे, वो बिल्कुल स्थगित हो गई बढ़ना और वो रह गई समतल, कांस्टेंट, स्टैग्नेटेड. It stagnated all the way until 17-18. So real wages were also stagnating. यही नहीं, अब आगे आते हैं। 17 के बीच में 4 घंटे की या कुछ घंटों की, कुछ दिनों की नोटिस पे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू कर दिया। उससे अगर असंगठित क्षेत्र में फिर आघात हुआ तो ग्रोथ रेट गिरी, जीडीपी ग्रोथ रेट गिरी, और वो गिरती हर साल गिरती कोविड जब आया है तो वो 4% पहुंच गई थी। अब देखिए कहानी पूरी हो रही है कि 20 में कोविड आता है। अब उस स्थिति में 4 घंटे की नोटिस, भाई देखिए 4 घंटे से बहुत प्रेम है हमारे प्रधानमंत्री और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को। 4 घंटे की नोटिस पे आपका वो जारी हो जाता है फरमान कि नेशनल लॉकडाउन है, सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। क्योंकि ये मैं आपको बताऊं, एक और महाकाय देश है एशिया में, चाइना, उसने नेशनल लॉकडाउन नहीं किया, हमने किया। अब आप सोचिए 140 करोड़ के देश में आप सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप कर दोगे 4 घंटे की नोटिस पे, तो उसकी बेरोजगारी कितनी बढ़ेगी? और वो बढ़ी, भयंकर रूप से बढ़ी। तो और बढ़ी ही नहीं, जीडीपी पे क्या असर हुआ ये भी सुन लीजिए। उसमें बड़ा, ये सरकार कहती है अपने को बचाने के लिए कि देखिए कोविड आया, उससे हम तो नहीं लाए केवल, कोविड तो अपने आप आया। हाँ भाई बिल्कुल अपने आप आया, कोई दो राय नहीं इसमें। मगर आपको किसने कहा था कि नेशनल लॉकडाउन कर दीजिए, और द स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन इन द वर्ल्ड व्हेन यू कंपेयर टू एनी अदर कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और सिर्फ वही बात नहीं, आपका स्टिमुलस कमजोर था। इन वजहों से आपने पाया ये कि हमारी अर्थव्यवस्था सिर्फ डी ग्रोथ में नहीं पहुंची, यानी कि ग्रोथ स्लो डाउन नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्शन हुआ। 40 साल में पहली बार इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, जबकि वर्ल्ड इकोनॉमी का कॉन्ट्रैक्शन कोविड के वजह से पहले साल में 3% हुआ। हमारी अर्थव्यवस्था 6% से गिरी। अब आप सोचिए, जब 6% से गिरेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी नहीं तो क्या बेरोजगारी घटेगी? जाहिर है नहीं। अब उसका असर आज भी खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं, और ये साबित कर दिया है एनएसओ के लेटेस्ट आंकड़ों ने, जो अभी 10 रोज 15 रोज पहले संकेत जारी किए गए हैं, जो असंगठित क्षेत्र पे हैं, अनऑर्गेनाइज्ड एंटरप्राइजेज इन द नॉन फार्म सेक्टर पे आंकड़े 21-22 के और 22-23 के सरकार ने जारी किए। उसमें साफ दिख रहा है कि रोजगार गिरा है। अब मैं आपके एसबीआई और आरबीआई के सवाल पे आ जाता हूं दोबारा, कि इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 2-3 साल में कुछ रिकवरी हुई है, वो कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिकवरी हुई है,
और हम आज की तारीख में सरकार दावा कर रही है, हालांकि वो भ्रमात्मक दावा है, कि हम 8% की रफ्तार पे इस साल ग्रो कर रहे हैं। असलियत ये है कि इस सब के बावजूद रोजगार अगर पैदा हुआ है तो केवल कृषि में हुआ है संकेत। अब मैं देखिए वापस उस बात पे आता हूं जो मैंने शुरू में कही कि किसी विकासशील देश के लिए तो रोजगार पैदा होने का मतलब है गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार पैदा होना, और जो हो रहा था 14-15 तक, और वो कम हो गया। वही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में कमी आई संकेत। मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी में कमी आई, जो 17% थी, करीब 25 साल 12-13% हो गया। बजा फरमा रहे हैं हुजूर, बजा फरमा रहे, जो हमारे इतिहास में कभी नहीं हुआ। उसका असर क्या हुआ? मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट गिरता है। जो मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट करीब 6 करोड़ हुआ करता था 2012 में, वो घट करके 5.5 करोड़ हो जाता है। वो अभी हाल में 1-2 साल पहले बढ़ा है, वो पीएलएफएस के आंकड़े भी कह रहे हैं, और ये एनएसओ के आंकड़े जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वो भी कह रहे हैं। तो अब इस सब को समझने के बाद क्या आप दिल पे हाथ रख करके ये बात कह सकते हैं कि बेरोजगारी असलियत में घटी है? ये आधारहीन है। मगर आरबीआई के रिसर्च के जो फंडेड प्रोजेक्ट है, उसने किस आधार पे भाई ये कह दिया? क्योंकि ऐसा नहीं कि वो लोग अर्थशास्त्री नहीं हैं, मगर किस प्रकार के अर्थशास्त्री हैं इससे आप हिसाब लगा सकते हैं। क्योंकि वो जो 8 करोड़ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, उसमें से 6 करोड़ तो भाई कृषि में है। I mean, there was a reverse migration, Sanket, of 6 crore in the last 3 years. Now, if you call agricultural employment as employment, then God only help India and God help you. Unfortunately, एक तरफ तो स्थिति ये है कि मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट घट रहा है, कृषि में बढ़ रहा है, और आप उसको रोजगार मान करके छाती ठोक रहेंगे। तो देखिए, इसलिए हास्यास्पद है ये पूरी स्थिति, और इस वजह से इसको मैं, ये जो रिपोर्ट है वो सरकारी रिपोर्ट में मानता हूं, और ये भ्रमात्मक है, आपको भटका रही है। क्योंकि देखिए, इंडिया अलायंस ने और ऑपोजिशन ने बहुत अच्छी तरीके से ये समझाया संकेत पिछली पूरी इलेक्शन रैलीज में, और कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, और वो क्योंकि वो बात घर कर गई आम आदमी के, क्योंकि हर घर में बेरोजगारी। भाई मुझे ये बताओ संकेत कि अगर आईआईटी में स्थिति ये है कि पिछले 3-4 साल में प्लेसमेंट जून जुलाई में जहां हम पहुंच गए, अगर वो 31% कम हुआ है पिछले सालों से, इसका अर्थ क्या है? और 2 आंकड़े बता देता हूं, फिर मैं चुप हो जाऊंगा, बहुत ज्यादा बोल रहा हूं। पहला आंकड़ा, युवा जो सुसाइड हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ हु आर कमिटिंग सुसाइड, उसका आंकड़ा सुन लीजिए। 2018 में 19 के इलेक्शन से पहले वो संख्या थी हर 2 घंटे पे 3 आत्मघात करके सुसाइड। 2022-23 में, ये एनसीआरबी का डेटा है, मैं मनगढ़ंत नहीं कर रहा हूं, 22-23 में एनसीआरबी का डेटा कहता है वो हर 2 घंटे पे 3 सुसाइड नहीं, हर घंटे पे 2 सुसाइड, यानी कि 33%, 33% बढ़ोतरी। अगर ये स्थिति है तो स्थिति बहुत दुखदाई है, और इसीलिए मैंने शुरुआत में ये कहा कि सरकार हमको भ्रमित कर रही है। और अगर भ्रमित कर रही है तो क्या वो जो सीएसडीएस का सर्वे अभी अप्रैल का आया है, आप उससे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हैं संकेत? वो क्या कहता है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। 19 से पहले ही वो कितने लोग मानते थे कि वो रोजगार मिलने में मुश्किल हो गई है, तब वो मानते थे करीब 37%। आज उनका जवाब था 62%। कुछ मतलब होता है कि रोजगार मिलने में
असलियत में बहुत मुश्किल है। अब इसी वजह से इस बार जो बजट है उसमें ये बोला जा रहा है कि भाई फोकस ऑन जॉब्स, जॉब्स पर बहुत फोकस होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर, हाँ, प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा, हमने अभी डॉक्टर रतिन रॉय साहब का इंटरव्यू किया और उन्होंने एक और आंकड़ा बताया जो कि बहुत ही हैरान कर देने वाला है। उनका ये कहना है कि बेरोजगारी का आलम ये है, बेरोजगार आप किसको मानते हैं? बेरोजगार ये वो भी हो सकता है जो नौकरी नहीं है लेकिन नौकरी की तलाश कर रहा है और नौकरी नहीं मिल रही है। उनका ये कहना है ऐसे भी बहुत सारे लोगों की संख्या है जिन्होंने नौकरी की उम्मीद ही छोड़ दी है। मैं बताता हूं उसके, पढ़ाई में भी नहीं आ रहे हैं। मैं बताता हूं उसके आंकड़े मेरे पास बखूबी मेरे हाथ में है, क्योंकि वो एस्टिमेशन मैंने ही किया है। डॉक्टर रतिन रॉय, आपको याद होगा कि वो मुझे भी साइट कर रहे थे। बिल्कुल कर रहे तो थे। क्या कह रहे, क्या आपके श्रोताओं को जानना निहायत आवश्यक है। तो एक तरफ तो वो है कि बेरोजगारी है, दूसरी तरफ ये भी मुद्दा है कि कृषि में बेइंतहा अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट यानी कि पीपल आर सेइंग दैट दे आर वर्किंग, बट असलियत में वो कुछ कर नहीं रहे हैं, उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है। तो ये जो रतिन ने हमको याद दिलाया, वो तीसरी बात है। वो ये बात क्या है कि भाई जब अगर गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार कम पैदा हो रहा है संकेत, तो होगा ये कि युवा जो पढ़ा लिखा हुआ है वो कुछ तो चलो कृषि में चला जाएगा, अगर वो रूरल एरियाज में रहता है, ग्रामीण इलाकों में रहता है। अगर मान के चलिए वो शहरी इलाकों में रहता है, तो करता वो ये है कि रोजगार ढूंढता है, ढूंढता ढूंढता जब थक जाता है, so he drops out of the labor force, and that category is called not in education, not in employment and not in training. उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कहा जाता है नीट। तो अब आप सुन के दंग रह जाएंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। वो पिछले 10 साल में बढ़ते बढ़ते 5 करोड़ से 50 मिलियन, 5 करोड़ से बढ़ करके 10 करोड़ की संख्या पार कर चुका है। 100 मिलियन से ज्यादा लोग हैं। तो भाई क्या ये लोग बेरोजगार नहीं माने जाएंगे? उल्टा ये आरबीआई की रिपोर्ट, एसबीआई की रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि अरे पीएलएफएस तो देखिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है, वर्कर पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है। भाई कैसे बढ़ रहा है? मैं बताता हूं कैसे बढ़ रहा है, अभी बता भी चुका, दोहरा देता हूं अगर किसी को ना समझ में आया हो। और वो ये है कि भाई अगर लोग वापस रिवर्स माइग्रेशन, पुनः पलायन करके कृषि में जाकर के जुड़ गए हैं, and 60 million workers have been added to agriculture, संकेत, in the last 3 years alone। इसका मतलब 6 करोड़ लोग अगर कृषि में जुड़ गए हैं, तो ये तो जो होना चाहिए उसका उल्टा है, और आप उसको रोजगार मान रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल छाती ठोक के हमको बता रहे हैं कि असलियत में रोजगार तो इतना बढ़ गया है। अरे भाई इसको आप रोजगार मानिए तो हमारी सहानुभूति आपके संग, सहानुभूति हो सकती है, हमदर्दी नहीं हो सकती। जी, बहुत इफेक्टिव तरीके से आपने प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा समझाने की कोशिश की है इन आंकड़ों के पीछे का सच। अब देखते ही हैं कि लोग इसको समझते हैं और सरकार इसको समझते हुए जो ना समझी कर रही है, उसको ध्यान में रख के अब कुछ करेक्टिव मेजर्स लेगी या नहीं। देखिए, एक तो पॉलिटिकल पोजीशन है, ये कैसे मान लें कि भाई नहीं हुआ, कुछ नहीं पड़ा, लेकिन सच जानते हुए आप क्या काम करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। मैं बताता हूं संकेत, उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं आखिरी कुछ चंद मिनटों में। बात यह है कि असलियत में सरकार जानती है, वो अपनी असलियत अपने बीच में बात करती होगी, मगर जनता के सामने नहीं करना चाहेगी। तो वो उसका असर ये है कि आप बजट में देखिएगा, संभवतः वो एक स्कीम आएगी, आपको याद होगा पीएलआई है, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसमें सरकार ने 2020 से ये 21 से चालू किया कि हम आपको इंसेंटिव देंगे इन्वेस्ट करने के लिए ऐसी सेक्टर्स में जिनकी इंडस्ट्री, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हम बढ़ाना चाहते हैं। तो 14 सेक्टर उन्होंने चयन कर लिए। अब 14 सेक्टर में दुखद बात यह है कि 12 सेक्टर तो सारे कैपिटल इंटेंसिव है, श्रम गहन नहीं है, वो पूंजी गहन है। तो भाई रोजगार उससे पैदा कहां से होगा, जबकि रोजगार पैदा करने वाली तो छोटी इकाइयां होती हैं।
और छोटी इकाइयों को दरकिनार करना चाहते हैं और नजरअंदाज करना चाहते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में इनको अकल आई है, देर आए दुरुस्त आए हैं, तो सुन रहे हैं हम कि इस बजट में एक पीएलआई श्रम गहन रोजगार के लिए मैन्युफैक्चरिंग में ये जारी करेंगे, संभवतः कुछ टेक्सटाइल्स के लिए, कुछ लेदर फुटवेयर के लिए। अब वो सेक्टर्स तो खैर वो गिनाएंगे तो बात पर जब बजट आएगी तो आएगा तब पता चलेगा। तो एक तो ये काम वो करेंगे मुझे लगता है, और कुछ छोटे मोटे और काम कर लेंगे, जबकि असलियत में करना वो चाहिए वो जो नहीं करेंगे, उसकी थोड़ी सी 2 मिनट चर्चा कर लें। हाँ बिल्कुल, कि क्या करना असलियत में करना चाहिए, मैं बताता हूँ। एग्जैक्टली। तो देखिए, मनरेगा पे इनको बहुत पैसा खर्च करना पड़ा अगर पुनः पलायन हुआ है, वो जाया हो रहा है पैसा। असलियत यह है कि अगर ये अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी दे दें तो बहुत सारे वो रोजगार वापस आ जाएगा शहर में, पहली चीज। कई स्टेट्स में ऐसा किया है पिछले 7-8 सालों में और काफी सफल हुआ है। दूसरा इनको करना ये है, जो पीएलआई नहीं कर पाएगी, इनको एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति जारी करनी चाहिए, जिससे इस देश में जो मैन्युफैक्चरिंग बड़ा होना चाहिए था, बढ़ते चले जाना चाहिए था, और जो हम शुरू में कह चुके वो कम हो रहा है, वो उसको प्रोत्साहन मिलेगा। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तीसरी, उसी के अंतर्गत ये करना है कि सिर्फ ये नहीं कि लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग पे तवज्जो दी जाए, बट ये कि जो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग में एमएसएमईज हैं वो लोकेटेड हमारे देश में लगभग 5,500 क्लस्टर्स में है, ज्योग्राफिक क्लस्टर्स में। अब आप यूपी के हैं, अब अगर आप, तो मैं 1 मिनट में समझा दूंगा। फिरोजाबाद ग्लासवेयर, पहले बैंगल्स बनती थी, अब वहां लाइट फिटिंग्स होती है। मुरादाबाद है, वगैरह वगैरह, बहुत इस तरीके के मैं उदाहरण दे सकता हूँ, समय जाया नहीं करना चाहिए। इसलिए वहां ये बहुत कम पैसा खर्च करती है ये सरकार, और वहां अगर आप स्किल डेवलपमेंट भी करें, उनका टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करें, तो बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर आ सकता है। जी, संकेत। बहुत 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 इंटरेस्टिंग। अब ये जो आपने बोला है कि बजट में मुमकिन है, हो सकता है, अब देखना ये होगा कि ये होगा या नहीं, क्योंकि जैसे कि आप भी जानते हैं और हम भी, सरकार से तो क्या ही छुपा रहेगी, सच्चाई हर किसी को दिख रही। बजा फरमा रहे हो संकेत। प्रोफेसर मेहरोत्रा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।